हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 के पियर्सन का एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस भी हम लोग सेलेक्ट किए हैं लेवल 3 से। तो लेवल 3 में आई होप टोटल कितने क्वेश्चन है? लेवल 3 में 74 से लेकर के 83 तक, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन है हमारे पास हैं। तो इन 10 क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे और इस वीडियो को खत्म करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, एज यू ऑल नो कि ये सारे के सारे लेवल 3 के क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम पास किए। सबसे पहले हमारे पास सवाल क्या है, सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि डिस्चार्ज डजंट टेक प्लेस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब। क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट है कि डिस्चार्ज डजंट टेक प्लेस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब। अब ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है, उस प्रेशर पे डिस्चार्ज नहीं होता है। कहाँ पे? कैथोड रे ट्यूब में। तो आप सबको पता है कैथोड रे ट्यूब किसके लिए यूज किया गया था? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के लिए, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया गया था। एंड द सेम ट्यूब वाज यूज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं। डिस्चार्ज का मतलब यह है कि चार्ज का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाना। ठीक है। चार्ज का मतलब प्रोपगेशन, चार्ज का मूवमेंट एक तरह से समझ लीजिए। यानी कि डिस्चार्ज को आप एज अ करंट कह सकते हैं। यानी कि आप सिंपल भाषा में डिस्चार्ज को क्या समझ सकते हैं? डिस्चार्ज को आप समझ सकते हैं किस नाम से? डिस्चार्ज कैन बी कंसीडर्ड एज करंट। ठीक है। यहाँ आप इसको करंट समझे तभी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एयर। ठीक है। एयर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, देखें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सवाल आप समझे, इसलिए हम सवाल को समझा रहे हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ये हम मेजर करते हैं एट सी लेवल, एट सी लेवल। और सी लेवल पे ये जो प्रेशर होता है ये हाईएस्ट होता है। क्या होता है? मतलब सी लेवल पे एयर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसीलिए वो हाईएस्ट प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब सवाल ये है कि डिस्चार्ज का मतलब करंट हुआ। तो कैथोड रे ट्यूब में जब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है तो डिस्चार्ज नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब प्रेजेंस ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब। ठीक है। कंडीशन क्या है? गैस मिनिमम होना चाहिए, बहुत कम। ठीक है। ऑलमोस्ट इवाक्यूटेड, मतलब गैस इतना कम होना चाहिए कि डिस्टर्ब ना करे। क्यों? क्योंकि जो गैसेस होते हैं या फिर एयर होता है, एयर एक गैस है, और एयर हमेशा ये क्या होगा? बैड कंडक्टर। क्या होगा? दिस विल बी दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी, इसका अमाउंट जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ये क्या प्रोड्यूस करेगा? यानी कि ये अगर बढ़ेगा तो जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाईएस्ट होता है, यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए कैथोड रे ट्यूब में डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज इज एक्चुअली करंट। अब वो कंडक्टर ही नहीं रहा तो भाई डिस्चार्ज कहां से पॉसिबल होगा? इसीलिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्योंकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है भाई? हमारा डिस्चार्ज नहीं होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। सो सिंपल आंसर क्या है? बिकॉज air is a bad conductor of electricity. As the amount of air increases, the resistance increases, and hence at normal atmospheric pressure we have maximum air inside the tube. ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा एयर है, मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, और उसको हम और भी बढ़ा सकते हैं अपने से प्रेशर को डाल के, लेकिन उसको मैक्सिमम मानते हैं। वो सी लेवल पे मैक्सिमम होता है, तो बहुत ज्यादा एयर की क्वांटिटी हो गई, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए वो बैड कंडक्टर हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? सबसे पहले आपको लिखा हुआ था ई बाई एम रेशियो। तो ई बाई एम का मतलब क्या है? ई बाई एम का मतलब है चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास।
जिस पार्टिकल के बारे में बात की जा रही है उसका चार्ज और उसका मास का रेशियो, इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। इसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। अब क्या कह रहा है? द ई बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज डज नॉट चेंज बाई चेंजिंग द गैस इन द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि ई बाई एम रेशियो जो है फॉर कैथोड रेज है ना, डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो ही अगला सवाल क्या बोला है, बट द ई बाई एम रेशियो ऑफ एनोड रेज चेंजेस बाय चेंजिंग द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि फॉर एनोड रेज ये डिपेंड्स, है ना, किस पे डिपेंड करता? ऑन द नेचर ऑफ द गैस। गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रे के लिए गैस टू गैस चेंज नहीं होता है और एनोड रेज के लिए ये चेंज हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो जरा चेक करते हैं इस बात को और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कैथोड रेज एक्चुअली में होते क्या है। तो जो हमारे कैथोड रेज होते हैं ना, कैथोड रेज जो होते हैं, ये कैथोड रेज आर बेसिकली, ये होते क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको बांधे रखने के लिए देयर इज नो सच फोर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग बिहेव करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग बिहेव करता है, तो इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होंगे, इसीलिए इसका चार्ज और मास भी हमेशा सेम रहेगा और चार्ज और मास का रेशियो भी क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसीलिए कैथोड रेज के लिए ई बाई एम रेशियो बदलता नहीं है। लेकिन जो ही एनोड रेज की तरफ जाते हैं हम लोग, किसको तरफ, किसके पास जाते हैं? एनोड रेज का और एक नाम है कैनल रेज। और ये जो कैनल रेज हैं, ये आपके क्या है? ये आपके पॉजिटिव आयंस है। क्या है? पॉजिटिव आयंस, ठीक है। अब पॉजिटिव आयंस जो होंगे, ये पॉजिटिव आयंस जो होंगे, दिस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा। यानी कि अगर पॉजिटिव आयन ही बदल गया, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट हो गया, तो ई बाई एम भी क्या होगा? दिस विल ऑल्सो बी डिफरेंट, है कि नहीं, फॉर डिफरेंट गैसेस। पॉजिटिव जो आयंस बनते हैं, डिफरेंट गैसेस अलग अलग पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ये बात जो नहीं समझ पा रहे हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जरा समझिए, ठीक है। समझना बहुत ही आसान है, समझना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन H प्लस प्रोड्यूस करेगा। हीलियम है तो हीलियम 2 प्लस प्रोड्यूस करेगा। लिथियम है तो लिथियम प्लस प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए इन सब में इधर चार्ज सेम भी हो जाए, चार्ज सेम होने के बावजूद भी सबका मास अलग अलग है, तो चार्ज सेम होने के बावजूद भी चार्ज और मास का रेशियो क्या निकल के आएगा? डिफरेंट निकल के आएगा। तो डिफरेंट गैसेस, आप कह सकते हैं कि डिफरेंट गैसेस क्या करते हैं? डिफरेंट पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उसका चार्ज और मास का रेशियो भी क्या निकल के आता है? डिफरेंट निकल के आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एनोड रेज क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट गैसेस डिफरेंट पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उसका चार्ज और मास का रेशियो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है? When the canal race experiment was conducted by taking helium gas, क्या बोल रहा है? जब कैनल रेज एक्सपेरिमेंट किया गया, वही मतलब एनोड रेज, conducted by taking helium gas in the discharge tube, E by m value of the particles was found to be less under low voltage and it was found to be more under high voltage. E by m रेशियो लो वोल्टेज पे लो हुआ और हाई वोल्टेज पे हाई हुआ। तो सिंपल सी बात है, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन उतना ज्यादा होगा। यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। आयोनाइजेशन
बढ़ जाएगा। आयोनाइजेशन बढ़ने से जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो भी बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और चार्ज इंक्रीज करने से डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। कहां पे डिफ्लेक्शन होता है? अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। और डिफ्लेक्शन का बढ़ना ये साफ साफ दर्शाता है कि E बाई एम का जो रेशियो है ये बढ़ गया। यानी कि वोल्टेज बढ़ने से आयोनाइजेशन बढ़ता है, आयोनाइजेशन बढ़ने से चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ने से डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, विच रिप्रेजेंट्स दैट E बाई एम रेशियो हैज आल्सो इंक्रीज। वेरी सिंपल, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए 78। क्या कह रहा है? एनोड रेज प्रोड्यूस्ड बाय आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, एनोड रेज प्रोड्यूस्ड बाय आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स possess same charge when taken in different discharge tube। आपने आइसोटोप्स का आपने क्या लिया, क्या कहते हैं, क्या लिखा है? एनोड रेज प्रोड्यूस्ड बाय आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स possess same charge, ठीक है, टेकन इन द डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब। आइसोबार्स और आइसोटोप्स के सेम चार्ज वाले, है ना, जो उससे जो एनोड रेज प्रोड्यूस बाय आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स पोजेसेस सेम चार्ज व्हेन टेकन इन डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स को अलग अलग डिस्चार्ज ट्यूब में रखा गया और दोनों में सेम चार्ज था। विच अमॉन्ग द टू सेट्स ऑफ एनोड रेज शो डिफरेंट डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंट डिफ्लेक्शन कौन शो करेगा? ठीक है, जिसका चार्ज बाय मास रेशियो अलग होगा उसका डिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा, जिसका चार्ज बाय मास रेशियो सेम होगा उसका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। यानी कि शर्त क्या, हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर E बाई एम रेशियो ये सेम हो जाए तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। अगर E बाई एम रेशियो डिफरेंट हो जाए तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? ठीक है। अब हमारे पास आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स आइसोटोप्स में क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, यानी कि यहां मास डिफरेंट है। ठीक है, मास डिफरेंट है, चार्ज तो दोनों में सेम है ना। और आइसोबार्स में क्या होते हैं? डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, यानी कि सेम मास। चार्ज तो दोनों में सेम है, तो चार्ज दोनों में सेम है, लेकिन आइसोटोप्स में क्या है? मास डिफरेंट है। आइसोबार्स में भी दो आइसोबार्स जो है, मान लेते हैं एक आइसोटोप ले लिए हम लोग, एक आइसोटोप ले लिए ए, दूसरा आइसोटोप ले लिए बी। चलिए ले लिए, इस पर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, दोनों पे जो चार्ज है सेम है, लेकिन मास, चार्ज तो दोनों पे सेम है ही और मास दोनों का क्या है? डिफरेंट है। यानी कि ई बाई एम का रेशियो जो निकल के आएगा ये डिफरेंट निकल के आएगा। ठीक है। और यहाँ पे आइसोबार्स के पास मान लेते हैं एक आइसोटोप एक्स है, एक आइसोटोप वाई है। आइसोबार, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों का चार्ज सेम है, ईच मतलब चार्ज सेम, और मास भी दोनों का क्या है? सेम है। तो ई बाई एम क्या हो जाएगा? दोनों के लिए सेम हो जाएगा। अब ई बाई एम सेम हो तो सेम डिफ्लेक्शन, अगर ई बाई एम डिफरेंट हो तो डिफरेंट डिफ्लेक्शन। तो जहां डिफरेंट है वहां पे डिफरेंट डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि विच अमंग द टू सेट्स ऑफ एनोड रेज शो डिफरेंट डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आइसोटोप्स जो होंगे हैविंग सेम चार्ज, उसके लिए जो एनोड रेज प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट डिफ्लेक्शन शो करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका सवाल किस पर पूछा है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे पूछा है। ठीक है, फिर हम लोग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। क्या बोला सवाल पहले पढ़ लेते हैं। इफ ए, एक आपको ए दिया हुआ है, एक आपको बी दिया हुआ है। ठीक है, अब ए का एटॉमिक मास दिया हुआ है आपका, इस एटॉमिक नंबर एक्स और एटॉमिक मास वाई दिया हुआ है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और बी का एटॉमिक मास, ए के एटॉमिक नंबर एक कम है बी से, ए से, और एटॉमिक मास दो कम है ए से, और इस पे भी चार्ज सेम है। दोनों पे चार्ज सेम है, सेम चार्ज, लेकिन मास और एटॉमिक नंबर अलग अलग है। अब बोला है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में किसको हम यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे? तो सीधा आंसर होगा दिस
will be used in रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम लोग इसको यूज करेंगे। अब क्यों इसको यूज करेंगे, रीजन क्या है? रीजन क्या है कि साफ साफ दिख रहा है कि दोनों पे चार्ज तो सेम है, लेकिन इसका मास कम है। अब मास कम होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है, मास घटने से वेलोसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी जितना तेजी से जाएगा उतना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा। कौन सा पावर होगा, पेनिट्रेटिंग पावर होगा। और पेनिट्रेटिंग पावर जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया हमें एक्सपेरिमेंट दिखेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जितना रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए पार्टिकल जितना लाइटर हो उतना बेहतर है। तो यहाँ क्या बोला है, विच वुड बी बेटर एंड वाई। तो पार्ट बी प्लस विल बी बेटर, है ना, to be used instead of alpha particle in Rutherford experiment because it is lighter and it will have more velocity, that is why it will possess more penetrating power। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। कौन सा थ्योरी, बोर थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनिट पाथ। सबको आपको पता है कि ये आपका न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, ये बोर्ड थ्योरी कह रहा था। पहला को के बोलते हैं, फिर एल बोलते हैं, फिर एम बोलते हैं, एंड सो ऑन। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि डू द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द सेम स्पीड इन ऑल ऑर्बिट्स। क्या सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड के साथ घूम रहे होते हैं? तो मेरा जवाब पहले होगा, इसका जवाब क्या होगा कि नो। अब आपको इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, जस्टिफाई कैसे करेंगे, देखें जी। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, एज द डिस्टेंस between the electron and न्यूक्लियस इंक्रीजेज। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड घट जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होगा वो घट जाएगा। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो ही घटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा फ्री टू मूव हो जाएगा, यानी कि उसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी जो ही बढ़ जाएगी तो उसकी स्पीड भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि हम लोग एन इक्वल्स टू फर्स्ट सेल है, एन इक्वल्स टू सेकंड सेल है, एन इक्वल्स टू थर्ड सेल है। तो इस पे जो इसको हम लोग इस पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उसको मान ले E1, इसको मान ले E2, इसको मान ले E3। तो E3 में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकंड एंड फर्स्ट। यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब आएंगे एनर्जी घटती जाएगी, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसीलिए उसकी स्पीड भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो स्पीड क्या होगा, अलग अलग होगा, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। अगला सवाल क्या कह रहा है, बोला है अ नेचुरल सैंपल। इसी में दूसरा सवाल है। ठीक है, क्या बोला है, अ नेचुरल सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू आइसोटोप्स ए एंड बी, द डिफरेंस इन देयर एटॉमिक मास इज 2 यूनिट्स। उसके एटॉमिक मास में 2 यूनिट्स का डिफरेंट है। इफ द परसेंटेज ऑफ abundance of the high lighter isotope A is 25% and its atomic mass is Y, calculate the average atomic weight। आपको एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। तो आपको एक A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला है, दोनों के एटॉमिक मास में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, और बोला है जो लाइटर है, मान लेते ए लाइटर है, तो ए का एटॉमिक मास कितना दे दिया, वाई। इसका एटॉमिक मास को हम लोग वाई मान लिए, क्या मान लिए, वाई। तो बी का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2 कम y-2। सॉरी, ये लाइटर नहीं है, ये तो हेवियर है, तो y+2 होगा, y+2। ठीक है, ये हो गया y+2 और वो हो गया y, क्योंकि लाइटर का अगर y है तो वो y+2 हो जाएगा। अब बोला है इसका परसेंटेज एबंडेंस जो है, इसका परसेंटेज एबंडेंस 75% है। तो इसका सॉरी कितना परसेंट दिया हुआ, 25%। ए का दिया हुआ 25%, दिस इज 25% और इसका 75%।
ठीक है। अब हमको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालना है? क्योंकि आइसोटोप का मिक्सचर अगर आपके पास होगा तो आपको एवरेज ही निकालना पड़ेगा। एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फंडा क्या है कि आपको करना क्या है, जो परसेंटेज एबंडेंस है उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला का कितना है, y इंटू 25, फिर ऐड कर देना है अगला वाला आइसोटोपिक फॉर्म से, वो क्या है y प्लस 2 इंटू 75, और इसको डिवाइड कर देना है 100 से। ये आपका निकल गया क्या, एवरेज एटॉमिक मास। आगे करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, आप 25 मान लेते हैं, कॉमन ले लिया हम लोग। 25 जो ही कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या, 25 कॉमन ले लेते, यहाँ बच गया y प्लस, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 3 बचा हुआ, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y हो गया, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 25 4 टाइम्स, कितना बच गया यहाँ पे 4y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो बचता कितना है, यहाँ पे y बचता है, और यहाँ पर बचता है 1.5 डिवाइडेड बाई 4। 4 को 4 से डिवाइड कर दिए तो बच गया कितना, y प्लस 1.5, एंड दिस इज योर आंसर, y प्लस 1.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है, m शेल ऑफ टू एलिमेंट्स a एंड b हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स। दो एलिमेंट है, एक है a एक है b। चलिए, दोनों के m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n शेल, तो पहले शेल को k बोलते हैं, उसके बाद l बोलते हैं, उसके बाद m बोलते हैं, उसके बाद n बोलते हैं। ठीक है, दोनों के m में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। 18 मतलब थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी है, पहला शेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18 रह सकता है कि नहीं, यही कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो तीसरा में 18 है, इसका मतलब पहले वाला ऑलरेडी फिल्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन शेल ऑफ ए एंड बी इज 8। ठीक है, दोनों के एन शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है वो कितने का है, 8 का है। द एम शेल इज द पेनल्टीमेट शेल इन बी। पेनल्टीमेट शेल किसे कहते हैं, एक होता है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक होता है पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल होता है n-1, यानी कि उससे एक पहले, और एक होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल, एक होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल, दिस इज n-2। ठीक है, अब बोला है अब बोला द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन शेल ऑफ ए एंड बी इज 8। दोनों में ए और बी के एन शेल में इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। ठीक है, और m इज द पेनल्टीमेट शेल इन बी, बी के लिए वो पेनल्टीमेट शेल है, यानी कि इसके बाद सिर्फ एक ही शेल अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे क्या है, प्रिडिक्ट द रेंज ऑफ प्रोबेबल एटॉमिक नंबर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का रेंज बताना है आपको एटॉमिक नंबर का। तो एन में डिफरेंस कितना है, अगर मान लेते हैं इसमें एक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें कितना होगा, एक्स प्लस 8। आ रही बात समझ में, कितना होगा, एक्स प्लस 8। ठीक है, क्योंकि दोनों में 8 का डिफरेंस है। ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखें, अगर ये इसका पेनल्टीमेट शेल हो गया, सॉरी, ये अगर पेनल्टीमेट शेल हो गया तो ये क्या होगा, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकते हैं ये। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8। तो अब देख लीजिए, इसमें 1 से लेकर 8 तक अगर बढ़ेंगे हम लोग, यहां तक कितना हो गया, 2 8 18 कितना हो जाता है हमारा, 2 8 18 कितना होता है, 2 प्लस 8 प्लस 18 कितना होता है, कितना होता है, 8 8 16 2 18, 1 1 2, यानी कि 28 होता है। तो 28 में 1 से लेकर के कितना तक जोड़ेंगे, 8 तक, यानी कि 29 टू कितना हो जाएगा, इसमें 8 और जोड़ेंगे तो 36।
29 टू 36, ये बी का एटॉमिक नंबर का रेंज हो गया। किसका हो गया? बी का। अब आपको ए का निकालना है। किसका निकालना है? ए का। तो ए का कैसे निकलेगा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब इसको कैसे हम गेस करें? एक सेकंड आप रुक जाइए बस। चलिए, अब देखें, हर हाल में हर हाल में जो आपके पास एन के पास जो इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बी से, यानी कि बी से ए में 8 ज्यादा होगा। बी से ए में कितना ज्यादा होगा? 8 ज्यादा होगा। तो अगर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9। यानी कि ए के लिए अगर हम रेंज सेट करें, ए के लिए अगर हम रेंज सेट करें 2, 8, 18, तो सबसे पहले कितना होना पड़ेगा? 9। क्योंकि यहाँ अगर 1 होगा बी में, तो इसमें 9 होना पड़ेगा ताकि 8 ज्यादा हो जाए। और 9 आउटर में शेल में हो नहीं सकता है, तो यहाँ तो कम से कम 2 आपको इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 2 तो देना ही पड़ेगा। अब 2 दे दिए तो बस इसको अंदर बढ़ाते रहेंगे हम लोग। ठीक है, कितना तक बढ़ाएंगे कि ये 2 बढ़ेगा? मान लेते हैं अब 9 हो गया। यहाँ पे 9 हो गया, तो जोड़ के कितना आता है? जोड़ लेते हैं एक बार, जोड़ते जाइए। इसको हम बढ़ा के कहाँ तक लेके जा सकते हैं? 18 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ, 8 दो 10 और 9 19 और 2 21। ठीक है, सही हो रहा है कि नहीं? एक बार चेक कर लें। गलत हो रहा है क्या? 9 दो 11 और 8 19 और 8, 19 और 8 हो जाता है आपका 27 और 2 29 होता है। ठीक है, तो ये 29 हो गया। ठीक है, और एक 2 और एक 3, ये हो गया 39। कितना हो गया? 39 से शुरू करेंगे और 39 में कितना जोड़ देंगे? प्लस 8 जोड़ देंगे। 39 से शुरू करेंगे और 7 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना जोड़ेंगे? और 7 जोड़ेंगे। तो 39 और 7 कितना हो जाएगा? 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 46। क्योंकि हम लोग 8 का ही डिफरेंस रख सकते हैं ना। इसमें एक अगर बढ़ेगा, मान लेते इसमें इसमें 29 में ये 29 हुआ, तो ये कितना होगा? सॉरी, हाँ, ये अगर 29 हुआ तो ये 39 होगा। ठीक है, ये अगर 30 होगा तो ये 40 होगा। ये अगर 31 होगा, ये अगर 31 होगा तो ये 42 होगा। इस तरह से, यानी कि ये एक ये बढ़ेगा तो एक ये भी बढ़ेगा, तो ये 36 तक जाएगा। अगर तो ये कहां तक जाएगा? 46 तक जाएगा। यानी कि ए के एटॉमिक मास का रेंज कितना हो गया? एटॉमिक नंबर का रेंज हो गया 39 टू 46। आई होप आपको समझ में आ गया। हो सकता है आप बहुत क्विकली बना लें, लेकिन एक्सप्लेन करने में कभी कभी समय लग जाता है, तो डोंट वरी। ठीक है, अगला सवाल, which postulate of Rutherford theory is not derived from the results of alpha ray scattering experiment? On what basis Rutherford could assume that? क्या बोल रहा है कि रदरफोर्ड के जो कंक्लूजन्स थे, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसमें कौन ऐसी बात है जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिराइव नहीं किया गया था, बल्कि वो खुद उसको एज्यूम किया था, और एज्यूम करने के पीछे उसका क्या बेसिस था। ठीक है, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या था कि भाई अल्फा पार्टिकल को पास कराया गया गोल्ड फॉइल से। तो most of the alpha particles were passes through the gold foil without any deflection. Some of the alpha particles deflected with a small angle and some of the very few alpha particles deflected with very large angle. तो इससे पता यह चला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इकट्ठा होता है सेंटर पे, बहुत ही छोटे से रीजन में, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। यानी कि वहीं से किसकी डिस्कवरी हो गई? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इस बात को उन्होंने क्यों कहा? इस बात को उन्होंने, हाँ, तो कहना क्या चाह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट, यहां से तो पता चल गया कि न्यूक्लियस सेंटर में, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन रदरफोर्ड ने एज्यूम किया कि जब न्यूक्लियस इतना हैवी होता है, सारे पॉजिटिव चार्जेस एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना पड़ेगा विथ वेरी हाई स्पीड, सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉज्ड बाय द न्यूक्लियस कैन बी काउंटर बैलेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लगाए जाने वाले अट्रैक्शन को काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में बहुत ही हाई स्पीड से घूम रहा होगा। और यही बात ऐसी थी जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में साबित नहीं हुआ,
बल्कि इस बात को उन्होंने एज्यूम किया। तो रदरफोर्ड ने क्या एज्यूम किया, जो उसके एक्सपेरिमेंट में नहीं आया रिजल्ट, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड सो एज टू काउंटर बैलेंस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन कॉज्ड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, अगला सवाल देखिए। फिर का सवाल क्या है, प्रिडिक्ट द पॉसिबल एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इन विच द थर्ड शेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। थर्ड शेल इज incompletely filled and the maximum 4 more electrons can be added to that shell of the atom। तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं उस एटम को हम लोग x मान लिए। क्या मान लिए? x। इसमें हमारे पास k है, l है, m है। थर्ड शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ठीक है, और उसमें मैक्सिमम और 4 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मैक्सिमम और कितने भर सकते हैं? 4। थर्ड की कैपेसिटी, पहले की कैपेसिटी 2 है, दूसरे की कैपेसिटी 8 है, तीसरे की कैपेसिटी कितनी है? 18 है। तो पहले में 2 तो भर गया होगा, इसमें 8 भर गया होगा। अब इसमें कितना भरेंगे? 14। ठीक है, कितना भरेंगे? 14। अब बोला है कैन बी एडेड सो दैट, क्या बोला, प्रिडिक्ट द पॉसिबल एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इन विच द थर्ड शेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड एंड द मैक्सिमम 4 more इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडेड टू दैट शेल ऑफ द एटम। मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर सकते हो, तो इतना तो है हमारे पास, इसमें और 4 ऐड किया जा सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। तो अगला में कितना होगा, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स कांट बी प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, तो अगला में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही पड़ेंगे। हालांकि यहाँ एक भी हो सकता है, लेकिन एक वाला कोई एटॉमिक नंबर होता नहीं है हमारे पास। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए, सबको जोड़ते हैं, z निकालने के लिए सबको जोड़ते हैं। 8 दो 10, 4 14, 2 16, 1 1 2 26। 26 किसका होता है? आयरन का होता है। ठीक है, और अगर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, जो किसका होता है? मैग्नीज का। लेकिन मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 होता नहीं है ना, उसमें भी 2 होता है, यानी कि ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग, यानी कि 1 वाला केस हो ही नहीं सकता है। हमारे पास कौन सा वाला केस होगा? 2 वाला केस होगा, 26। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलेगा 2 8 14 एंड 2। ये हो जाएगा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हमारे पास पॉसिबल एटॉमिक नंबर कितना? 26। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, समझे? एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है? मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडेड। तो दूसरा केस क्या हो सकता है? मान लेते हैं ये एलिमेंट y है, मान लेते हैं एलिमेंट क्या है? y है। तो 2 8, अब इसमें 4 और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 4 तो भर सकते हैं ना, ताकि ये मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सके? 8 तक पहुंच सके। तो 8 2 10 4 14, यानी कि ये z बराबर 14 भी हो सकता है। z बराबर 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। यानी कि जो सवाल है, इस सवाल के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 एलिमेंट पॉसिबल है, एक सिलिकॉन और एक आयरन। चलिए, अब ये लास्ट सवाल 77 हम लोग पहले लिए नहीं थे, ये बाद में हमने लेके आया। चलिए, क्या बोला? डिफरेंट गैसेस कैन प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स इन डिस्चार्ज ट्यूब, एक्सप्लेन विद रीजन। देखें, डिफरेंट गैसेस, जो अलग अलग गैसेस अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसको बस थ्योरेटिकली सुनना, ये काफी हाईली कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसलिए इसको आसानी से आप समझने की कोशिश करें। क्या होता है, जब किसी गैस को हम कैथोड रे ट्यूब में रखते हैं, तो कैथोड रे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और अलग अलग गैस में जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। इसीलिए उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो डिफरेंट होगी। यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट गैसेस विल बी डिफरेंट फॉर द सेक ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अभी जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इससे कलर प्रोड्यूस नहीं होता। वंस द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, यानी कि एटम क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन एटम कभी भी एक्साइटेड स्टेट में रहता नहीं है, तो वो एनर्जी इमिट करता है। जब वो एनर्जी इमिट करता है, क्योंकि वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। और वो जो इमिटेड एनर्जी होती है, वही कलर बनाता, वही कलर प्रोड्यूस करता है। तो डिफरेंट गैसेस विल इमिट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर का क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्चुअली प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए वो क्या करता है? डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करता है। जिसको बात समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ नहीं आई उसको हायर क्लासेस में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को ढंग से पढ़ेंगे तब आपको बात समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। समझ नहीं आया तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं कि समझ नहीं आया। अगर समझ आया है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।